वफादारी इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है और सबसे जहरीला खंजर भी। ये कहानी है लिबर्टी शहर के एक मुजरिम की, जिसने अपनी आधी उम्र एक दोस्त के नाम पर लौटा दी, मगर उसी दोस्त ने उसकी कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सन 1971 में टॉमी वर्सेटी फॉरेली खानदान का सबसे वफादार दायां हाथ था। जिस खतरे से हर कोई मुंह मोड़ लेता, उसे गले लगाने का जिगरा सिर्फ टॉमी में था। एक दिन डॉन सॉनी ने उसे हारवुड शहर एक दुश्मन का खात्मा करने भेजा, मगर वहां उसका इंतजार 11 खूंखार कातिल कर रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि खुद सॉनी की रची हुई साजिश थी। टॉमी की बढ़ती शोहरत सॉनी की हुकूमत पर भारी पड़ने लगी थी, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को मौत के हवाले कर दिया। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 11 कातिल टॉमी की कब्र खोदने आए थे, मगर शिकारी खुद शिकार बन बैठे। लहू से लथपथ टॉमी अकेला उस कत्लगाह से जिंदा बाहर निकला और अंडरवर्ल्ड ने उसे एक नया नाम दिया, मौत का पैगंबर। कानून ने उसे 15 बरस की सजा सुनाई, मगर टॉमी की जुबान अपने डॉन की वफा से जकड़ी रही। उसे आखिरी दम तक यकीन था कि सॉनी कभी उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। 15 साल बाद जब टॉमी की सजा पूरी हुई, तब उसके नाम की बदनामी ने सॉनी के कारोबार की नींव हिला दी थी। हर सौदा टॉमी की रुसवाई की वजह से उलझ रहा था। टॉमी वर्सेटी, सलाखों ने उसे छोड़ दिया, मगर उसकी रिहाई हमारे लिए कोई राहत नहीं। उसे वापस अपने धंधे में शामिल करना फॉरेली खानदान की शोहरत को दांव पर लगाने जैसा होगा। लोग हमारे कारोबार से ज्यादा उस खूनी अंजाम की चर्चा करेंगे जिसने उसे 15 बरस जेल में सड़ाया। तो अब क्या इरादा है डॉन? शकुनी कभी खुद जंग में नहीं उतरा, फिर भी पूरा आर्यावर्त उसकी चालों पर नाचता रहा। फिलहाल हम दोस्ती का नकाब ओढ़ेंगे, उसे गले लगाएंगे और फिर दक्षिण की सरहद पर धकेल देंगे। आजकल वाइस सिटी सोने की खान है। टॉमी मेहनत करेगा और फसल हम काटेंगे। सॉनी ने टॉमी को लिबर्टी शहर से निकालकर वाइस सिटी भेज दिया, जहां हर दूसरी गली किसी काले सौदे की गवाह थी और इंसाफ हमेशा बिकाऊ था। लेकिन टॉमी के लिए वाइस सिटी एक नई जिंदगी का अरमान था। टॉमी का इकलौता ख्वाब बस यही था, कोई ऐसी सरजमी मिले जहां उसका नाम उसकी सजा न बने। मगर वाइस सिटी शहर किसी नई शुरुआत का मुकद्दर नहीं था, बल्कि सॉनी की साजिश का एक और पहलू था। करोड़ों की नशे के सौदे का इंतजाम कर्नल ख्वान गार्सिया कॉर्टेज ने कराया था, एक विदेशी फौजी अफसर जिसकी वर्दी पर सितारे सजे थे, मगर हाथ हमेशा काले धंधों की दौलत से रंगे रहते थे। सौदे की एक तरफ टॉमी वर्सेटी फोरेली खानदान की दौलत लेकर खड़ा था, तो दूसरी तरफ वांस खानदान का सरगना विक्टर वांस कोकीन का माल लेकर आया था। टॉमी अपने साथ फोरेली खानदान के 2 साथी और वकील केन रोजनबर्ग को लेकर बंदरगाह पहुंचा, मगर सौदा पूरा होने से पहले ही गोलियों की बरसात ने पूरे बंदरगाह को कत्लगाह बना दिया। टॉमी के दोनों साथी और विक्टर वांस वहीं मारे गए। किसी तरह टॉमी और केन अपनी जान बचाकर भाग निकले, मगर ना दौलत बची न माल। जब इस नाकाम सौदे की खबर लिबर्टी शहर पहुंची, तो फोन के उस पार गूंजती आवाज में अफसोस का एक जर्रा भी नहीं था। 15 बरस बाद तुम्हारी आवाज कानों में पड़ी है टॉमी, मगर ऐसा लग रहा है जैसे ये फासला बस एक रात का ही था। वक्त का एहसास इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सलाखों के किस तरफ खड़े हो। माफिया की खिदमत कोई आसान राह नहीं। अब छोड़ो ये सब, सौदे का अंजाम क्या रहा? सॉनी, हमें समझौते के लिए नहीं, मरने के लिए बुलाया गया था। हैरी और ली अपनी जान गंवा बैठे। दौलत का क्या हुआ टॉमी? उस खूनी बवंडर में कुछ समेटने का मौका ही नहीं मिला। वो मेरी अमानत थी टॉमी, मेरी। अगर मेरे भरोसे का गला घोंटने की कोशिश की तो याद रखना, मैं गद्दारी माफ नहीं करता, गद्दारों को दफन करता हूँ। सॉनी, तुम्हारा एक एक पैसा लौटाया जाएगा, और जिन्होंने ये खेल रचा है उनकी लाशें ही मेरी सच्चाई की गवाह बनेंगी। किसी और को ये गलती जान से चुकानी पड़ती। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमारे बीच गुजरे वक्त की कुछ कीमत अभी बाकी है। सॉनी को अपने मरे हुए साथियों का कोई मातम नहीं था, बस अपनी रकम की भूख थी। मगर फिर भी टॉमी ने अपने डॉन की नीयत पर शक नहीं किया।
अब टॉमी दो चिताओं के बीच जल रहा था। एक तरफ सॉनी की धमकी, दूसरी तरफ वाइस सिटी की अजनबी सरजमीन, जहां टॉमी का न कोई ठिकाना था न कोई अपना। उसी रात टॉमी ने फैसला कर लिया, वो उन कातिलों तक पहुंचेगा जिन्होंने बंदरगाह पर उसके साथियों की जानें ली थी। पता लगाओ हमारा माल किसने छीना है, फिर उसका अंजाम मैं खुद तय करूंगा। जरा सोचने दो। हाँ, एक रिटायर्ड कर्नल है, खुआन गार्सिया कोर्टेस। इस पूरे सौदे में उसका हाथ रहा है। आज वो अपने जहाज पर जश्न मना रहा है और यकीन मानो वाइस सिटी का आधा अंडरवर्ल्ड वहां सांस ले रहा है। मेरे पास भी न्योता है, मगर वहां जाना अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा है। मैं खुद जाऊंगा। 1978 मेरा पसंदीदा दौर है, मगर ये कोई रात भर शराब और ऐशो आराम का ठिकाना नहीं। वहाँ वाइस सिटी के बड़े बड़े हरामी जमा होंगे, जिन्हें अगर तुम्हारी शक्ल पसंद ना आई तो तुम्हारा नाम अगली सुबह सिर्फ खबरों में जिंदा बचेगा। कर्नल के जहाज पर एक शाही महफिल सजी थी, जहां वाइस सिटी शहर का हर ताकतवर डॉन मौजूद था। वहीं टॉमी की मुलाकात कर्नल की बेटी मर्सिडीज से हुई। मर्सिडीज वाइस सिटी की चकाचौंध में पली बढ़ी थी, मगर उस चमक के नीचे बहती गंदगी को वो सबसे बेहतर पहचानती थी। मर्सिडीज ने टॉमी के सामने एक शख्स का जिक्र किया, जिसके नाम से वाइस सिटी शहर की रूह कांप उठती थी। रिकार्डो डियाज, वाइस सिटी शहर में गैर कानूनी नशे के धंधे का बेताज बादशाह। वाइस सिटी शहर में नशे का हर दाना डियाज की मर्जी से बिकता था और हर बड़ा सौदा डियाज की इजाजत से तय होता था। टॉमी को उस शाम अंदाजा भी नहीं था कि जिस कातिल की तलाश में वो भटक रहा है, वो उसी महफिल में टॉमी के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। महफिल से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। तब केन रोजनबर्ग ने टॉमी को केंट पॉल के पास भेजा, जिसकी पहुंच वाइस सिटी शहर के हर पाबंद कोने तक फैली थी। केंट पॉल से सच निकलवाने के लिए टॉमी ने बहस नहीं की, सीधे उसकी गर्दन दबोच ली। तुम ही केंट पॉल हो। रोजनबर्ग ने तुम्हारा पता दिया था। रोजनबर्ग? अरे वो सन की वकील, उसकी दलीलें सुनकर बेकसूर भी अपना जुर्म कबूल कर ले। मेरा 20 किलो का माल हाथ से निकल गया। नशे का धंधा, उसमें फायदे से ज्यादा जनाजे निकलते हैं। काम की कोई खबर है या मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? ठहरो, समंदर किनारे एक सराय है, वहाँ का बावर्ची इन दिनों कुछ ज्यादा ही इतराता फिरता है, मानो वो किसी गहरे राज से वाकिफ हो। जरा उसकी खबर लो। बावर्ची का भेस में छिपा हुआ रिकार्डो डियाज का पेशेवर हत्यारा, यही वो शख्स था जिसने बंदरगाह पर टॉमी के साथियों को गोलियों से भून दिया था। मगर टॉमी के सब्र को गुस्से की आग ने निगल लिया। जब तक टॉमी को होश आया, वो एक लौता गवाह टॉमी के हाथों दम तोड़ चुका था और उसके साथ सुराग भी। वाह, क्या कमाल का दांव चला। अब तो वो यमराज की अदालत में ही गवाही देगा। एक और लाश उठाने में मुझे देर नहीं लगेगी। जोश को लगाम दो, हम दोनों एक ही दलदल में फंसे हैं। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा माल और मेरे भाई के कत्ल का हिसाब। अफसोस बस इस बात का है कि जिस एक जुबान से सच निकल सकता था, उसे तुमने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हर काम मनचाहे अंजाम तक नहीं पहुंचता। अब दफा हो जाओ। अकेले भेड़िया बनने का शौक इस शहर में ज्यादा दिन नहीं चलता। यहाँ जिंदा वही रहता है जिसकी चाल पर किसी भरोसेमंद की नजर हो। लांस ने टॉमी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों मिलकर कातिलों का सुराग तलाशने लगे, लेकिन वाइस सिटी शहर ने टॉमी को सुकून से बैठने नहीं दिया। कभी अदालत के गवाहों की सांसें रोकनी पड़ी, तो कभी एवरी कैरिंगटन के दुश्मनों को मिटाना पड़ा। एवरी की दुनिया में जमीन हड़पना और इंसानों की हड्डियां रौंदना एक ही धंधे के दो चेहरे थे। टॉमी ये सब जिम्मेदारियां निभाता रहा, मगर टॉमी की घड़ी सिर्फ एक ही पल के इंतजार में टिक टिक कर रही थी, डियाज की सांसें थमना। दूसरी तरफ कर्नल कॉर्टेज ने टॉमी को अपने गद्दार साथी को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी सौंपी। सबसे गहरा घाव अक्सर अपनों के हाथों ही मिलता है। गोंजालेस, जिसे मैंने अपना दाहिना हाथ माना, वही मेरे भरोसे का कातिल निकला। जाओ और उसे उसके कर्मों की सजा दो। मुझे उस खूनी सौदे में गवाई हुई रकम वापस चाहिए। तुम्हारा ये एहसान बेअसर नहीं जाएगा। इसके बाद हम मिलकर तुम्हारी लूटी हुई दौलत का सुराग तलाशेंगे। कर्नल के एक पुराने जासूस गोंजालेज ने कर्नल से गद्दारी की थी। यही वो शख्स था जिसने बंदरगाह वाले सौदे की सारी खुफिया जानकारी डियाज तक पहुंचाई थी।
कर्नल ने टॉमी को गोंजालेस का सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दिया और टॉमी ने बेरहमी से फरमान पूरा कर दिया। इस इम्तिहान के बाद कर्नल ने टॉमी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी, डियाज के माल पर नजर रखने की। और उसी धंधे की निगरानी के दौरान टॉमी की मुलाकात एक बार फिर लैंस वॉन्स से हुई। लैंस उसी वॉन्स खानदान का चिराग था जिसका खून बंदरगाह पर बहा था। जो नौजवान बंदरगाह पर गोलियों से छलनी हुआ, विक्टर वॉन्स, वो लांस का सगा भाई था। बंदरगाह की उस शाम ने टॉमी से उसका कारोबार छीन लिया और लांस से उसके खून का रिश्ता। दो अजनबी, दो अलग शहरों के निवासी, मगर एक ही जख्म के शिकारी। इसी दर्द ने दोनों को एक दूसरे का साथी बना दिया। तभी डियाज की मॉल पर एक दुश्मन गैंग ने हमला बोल दिया। तुम्हारा अंदाज वाकई काबिल तारीफ है। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं सिर्फ दौलत का गुलाम हूँ। दौलत मेरे पास है, इसलिए फैसला भी मेरा होगा। अब खामोश रहो। किसी ने मेरी बादशाहत को चुनौती दी है। जो शख्स 3% मुनाफे पर हाथ साफ करे, उसकी नजर हमेशा 100% पर रहती है। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं। इस गद्दार का ठिकाना तलाशो, फिर मैं उसे ऐसा सबक दूंगा कि दगाबाजी का ख्याल भी लोगों की रूह कंपा देगा। टॉमी और लांस ने मिलकर हमलावरों को भगाया और डियाज का धंधा बचा लिया। इस हौसले और अडिग जज्बे ने नशे के बादशाह की नजरों में टॉमी का कद बुलंद कर दिया। कुछ ही दिनों में डियाज ने खुद टॉमी को अपने लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। टॉमी ने फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि यही उसके लिए अपने दुश्मन की दहलीज तक पहुंचने का सुनहरा अवसर था। मगर लांस के सीने में इंतकाम की ज्वाला भड़क रही थी, जिसमें सब्र की गुंजाइश नहीं बची थी। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हारे माल को मिट्टी में मिलाने वाला डियाज था। उस शाम वहां हर कतराए खून डियाज के कहने पर हुआ। डियाज ने ही मेरे भाई के कत्ल का हुक्म दिया। और अगला हुक्म तुम्हारे कत्ल का होगा। डियाज का हिसाब मैं अकेला चुकता कर सकता हूँ। जल्दबाजी शिकार को चौकन्ना कर देती है। डियाज को फिलहाल अपनी इसी गलतफहमी में जीने दो कि इस खेल की हर चाल उसी के इशारों पर चल रही है। जिस दिन उसका ये वहम टूटेगा, उसी दिन उसका तख्त भी पलट जाएगा। हर काम के बाद लांस टॉमी से डियाज की मौत की मिन्नतें करता और हर बार टॉमी लांस का हाथ थामकर उसे वक्त की डोर थामने का हुक्म देता। टॉमी जानता था कि जल्दबाजी का एक कदम दोनों की कब्र की बुनियाद रख देगा। लांस के लिए डियाज की मौत सिर्फ बदला था, मगर टॉमी के लिए डियाज का खात्मा पूरे वाइस सिटी शहर का हुक्मरान बनने का जरिया था। यही वो पहली दरार थी जो दो सच्चे साथियों के बीच पड़ी। एक रोज लांस के सब्र ने हर हद पार कर दी। दोस्त, तुम्हारे जिगरी यार की जान खतरे में है। मुद्दे पर आओ। तुम्हारा साथी डियाज से टकराने निकल पड़ा, मगर औकात से बड़ी बाजी खेल बैठा। अब उसकी सांसें डियाज की मर्जी की मोहताज हैं। कहाँ कैद कर रखा है उसे? शहर के दूसरे सिरे पर एक वीरान कबाड़खाने में। खबर मिलते ही टॉमी बिना एक पल गवाए अपने दोस्त की जान बचाने निकल पड़ा। दर्जनों बंदूकें चीरता हुआ टॉमी लांस तक पहुंचा और उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर ले आया। उस दिन टॉमी ने अपने महीनों की मेहनत अपने दोस्त की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दी, क्योंकि उस पल टॉमी के लिए बदला नहीं, लांस की सांसें सबसे ज्यादा कीमती थी। लांस ने अपना भाई खोया था और टॉमी ने उस भाई की कमी पूरी करनी शुरू कर दी थी। लांस ने टॉमी के इस एहसान का शुक्र अदा किया। लांस के संभलते ही दोनों ने डियाज पर आखिरी वार की तैयारी करी। स्टारफिश आइलैंड की आलीशान हवेली पर दोनों ने धावा बोल दिया। डियाज का हर चेला उनके रास्ते में गिरता चला गया और आखिरकार दोनों डियाज के कमरे तक जा पहुंचे। मेरी हवेली, मेरी शान का ये क्या हश्र कर डाला तुमने? ये मेरे भाई की कब्र का जवाब है। मैंने तुम पर भरोसा किया था टॉमी। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाना चाहता था। अलविदा डियाज। अपनी ही दौलत के ढेर पर नशे के बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। विक्टर वॉन्स के कत्ल का इंसाफ पूरा हो गया। बंदरगाह पर बिछा वो जाल आखिरकार अपने बुनने वाले को ही निकल गया, मगर टॉमी उस हवेली से खाली हाथ नहीं लौटा। डियाज की हवेली हो या उसका कारोबार, उसकी पूरी सल्तनत अब टॉमी के कब्जे में थी। उसी दिन वाइस सिटी को अपना नया मालिक मिला और अंडरवर्ल्ड को अपना नया बादशाह।
मगर डियाज के गिरते ही वाइस सिटी पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। पुराना बादशाह मिट चुका था और नया अभी अपनी हुकूमत की नींव ही रख रहा था। बरसों तक डियाज के आगे सिर झुकाने वाले दुकानदार अब टॉमी की हुकूमत को खुली चुनौती देने लगे। क्या हुआ? एक सराय वाला हफ्ता देने से मुकर रहा है। गलत फहमी में है। किसी और की छत्र छाया उसे बचा लेगी। अभी उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बस इतनी ही है तुम्हारी काबिलियत। अब मेरे साथ चलो। टॉमी ने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। बाजारों में मची तबाही ने पूरे वाइस सिटी को एक साफ पैगाम दे दिया। चेहरा बदला है, हुकूमत नहीं। टॉमी ने वाइस सिटी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। एक एक करके शहर के बड़े ठिकाने उसके कब्जे में आते गए। नाच घर, टैक्सी का कारोबार, गाड़ियों का शोरूम, फिल्म स्टूडियो, यहाँ तक कि बर्फ की मिठाइयों की एक फैक्ट्री भी। मगर इन सब में दो ठिकाने ऐसे थे जिन्होंने टॉमी की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। नाच घर और छपाई खाना। अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए टॉमी को वाइस सिटी शहर की हर टोली से हाथ मिलाना पड़ा। एक तरफ था उम्बर्टो रोबिना, क्यूबन मुखिया, जिसके साथ ही माफिया के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते थे। दूसरी तरफ थी आंटी पुले, हैती मोहल्ले की मालकिन, जिसका रुतबा नशे और जादू टोने पर टिका था। वाइस सिटी में दो माफिया खानदानों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, मगर असली खेल टॉमी खेल रहा था। कभी क्यूबन माफिया के लिए हेशियन गैंग का ठिकाना उड़ा देता, तो कभी हेटी गैंग के लिए क्यूबन माफिया का कारोबार डुबो देता। टॉमी वफादारी नहीं निभा रहा था, वो अपनी सल्तनत की नींव रख रहा था। क्योंकि जब दो माफिया एक दूसरे का खून बहाते हैं, तब हुकूमत का तख्त अक्सर किसी तीसरे के नाम लिखा जाता है। इसी बीच टॉमी ने वाइस सिटी में अपने रिश्तों का दायरा भी बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने मोटरसाइकिल सवारों के सरदार बिग मीशे बेकर का भरोसा जीता और एक मशहूर रॉक बैंड को उस सिरफिरे कातिल से बचाया जो उनकी जान का दुश्मन बन चुका था। मगर ये सब सिर्फ शुरुआत थी। टॉमी एक ऐसी चाल बिछा रहा था जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। नाच घर में टॉमी ने अपनी टोली तैयार की। उसने एक एक कर अपने मुहरे चुने। तिजोरियां तोड़ने का उस्ताद जिसे वो पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर लाया था, हथियारों का सौदागर जो एक शर्त हारने के बाद उसका हमसफर बना, और हिलेरी किंग, ऐसा ड्राइवर जिसकी रफ्तार के सामने वाइस सिटी की सड़कें भी छोटी पड़ जाती थीं। इससे आसान शिकार और बेहतर कमाई एक साथ मिलना मुश्किल है। कौन सा सुट्टा फूंक कर आए हो? ये कोई आसान खेल नहीं। जब साथ ऐसे लोग हों तो नाकामी की कोई वजह नहीं। कैम तिजोरी खोलेगा, फिल और मैं सुरक्षा का बंदोबस्त देखेंगे, और हिलरी हमारी गाड़ी लेकर निकलने का रास्ता साफ रखेगा। एक बात समझ नहीं आ रही, इस पूरे पचड़े में मेरा काम आखिर है क्या? कभी फिल्म नहीं देखी? बैंक में घुसेंगे, बंदूकें तानेंगे, जितना माल हाथ लगेगा समेटेंगे और फिर अमीरों की तरफ बाहर निकल आएंगे। नकाब चढ़ाकर वो सब बैंक में दाखिल हुए और एक एक तिजोरियां खाली करते चले गए। मगर बाहर निकलते वक्त गोलियों की बौछार ने हिलेरी की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। टॉमी बाकी साथियों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वो अच्छी तरह समझ चुका था कि उस कामयाबी की कीमत हिलरी की जिंदगी थी। वाइस सिटी में हर जीत किसी निर्दोष शख्स की मौत पर लिखी जाती थी। इसी बीच लांस के सीने में जलन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। मुझे यूं महसूस होने लगा है कि मेरे हिस्से का हक मुझसे छीना जा रहा है। तुम अपने आदमियों के सामने मेरी तौहीन करने लगे हो। मैं ये जिल्लत अब और नहीं सहूंगा। नहीं लांस, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं आंका। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं, तुम्हारी अपनी नादानियां हैं। मैं तुम्हारे हुक्म ढोने के लिए पैदा नहीं हुआ और ना ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए। जो इंसान आईना नहीं देखता उसे हर तरफ नाइंसाफी नजर आती है। जिस दिन चूक मुझसे होगी मैं जवाबदेही से नहीं मुकरूंगा। फिलहाल सब्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर याद रखना, सब्र भी एक दिन दम तोड़ देता है और मेरा सब्र उस दहलीज पर आ पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ सोनी को अब यकीन हो चुका था कि टॉमी उसके काबू से बाहर निकल चुका है। वाइस सिटी पर उसकी हुकूमत थी और दौलत का हर दरिया उसी की तरफ बह रहा था।
इस सब के बावजूद टॉमी ने वांस खानदान के सौदे में खोई गई दौलत अब तक सोनी को नहीं लौटाई थी। आखिर में टॉमी ने नकली नोट छापने की योजना बनाई, मगर इससे पहले टॉमी इस तरकीब को अंजाम दे पाता, सोनी के भेजे हुए चेलों ने छपाई खाने पर धावा बोल दिया और वहां काम करने वाले बूढ़े कारीगर अर्नेस्ट कैली को लहूलुहान कर डाला। टॉमी, फोरेली खानदान के चेले आए थे, कह रहे थे कि फोरेली अपनी बकाया रकम वसूलने आया है। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बेरहमी से मारने लगे। सॉनी फोरेली? हाँ, उसी का नाम दोहरा रहे थे। बड़े जालिम थे। तुम्हारी कोई खता नहीं, इन्हें दवाखाने पहुंचाओ। टॉमी, उस कमीने से मेरा बदला लेना। 2 गुना लूंगा। अर्नेस्ट टॉमी के लिए एक कारीगर नहीं, उसकी जिंदगी में एक बाप का दर्जा रखता था, क्योंकि टॉमी का अपना बाप भी कभी ऐसे ही छपाई खाने में काम किया करता था। आंखों में अंगारे लिए टॉमी ने सोनी के चेलों को वहीं ठिकाने लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद सोनी फोरेली खुद वाइस सिटी आ पहुंचा। आखिर हुआ क्या है? टॉमी, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, मुझे मछलियां बहुत पसंद है, पालतू भी और थाली में परोसकर भी, लेकिन उनके साथ सोना मेरी पसंद नहीं। और अभी तुम्हारे इटालियन साथी आ रहे हैं, मुझे सीमेंट के जूते पहनाकर हमेशा के लिए समंदर में रवाना करने, और मैं। खामोश रहो कैन। लॉन्स, ये क्या बखेड़ा है? मामला तुम्हारे उत्तर वाले दोस्तों का है टॉमी। सोनी के आदमी को मिटाकर तुमने उन्हें खुली चुनौती दे दी है। आज वो हिसाब किताब करने वाइस सिटी आ रहा है। उन्हें आने में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग गया। अब इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आज के बाद वाइस सिटी में मेरी सल्तनत पर उंगली उठाने की जरूरत किसी नागरिक या डॉन में नहीं बचेगी। कैन, 3 लाख रुपए की गठरियां तैयार रखो। लांस, अपने आदमियों को इकट्ठा करो। सोनी के कदम उसी हवेली में पड़े जो कभी डियाज की थी और अब टॉमी की ताकत का निशान बन चुकी थी। टॉमी, मुलाकातें जब बरसों बाद नसीब हों तो शिकवे बाद में किए जाते हैं, पहले गले मिला जाता है। 15 साल कैद में गुजारने के बाद इंसान की तहजीब का सलीका छिन जाता है। तुम्हारा गुस्सा शुरू से ही बारूद की तरह रहा है टॉमी, और बारूद की तकदीर एक दिन खुद अपनी चिंगारी से जलना होती है। 11 लाशें, यही वो कीमत है जिसने हरवुड में मुझे मौत का पैगंबर बनाया। मेरा हुक्म सिर्फ एक कत्ल का था, बाकी जो लहू बहा वो तुम्हारे हाथों का लिखा हुआ था। मैं उनके जाल में नहीं फंसा था, किसी अपने ने मुझे उस जाल तक पहुंचाया था। अल्फाज तोलकर बोलो टॉमी, इल्जाम की आहट तुम्हारी आवाज से साफ सुनाई दे रही है। दौलत उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मगर गद्दारी का सबसे बड़ा नाम अभी सामने आना बाकी था। सोनी को जाली नोटों के पूरे खेल की खबर पहले ही मिल चुकी थी, और ये राज किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उस शख्स ने खोला था जिस पर टॉमी आंख मूंद कर भरोसा करता था, लांस वांस। अच्छा हुआ तुम्हारी गैंग में कोई तो है जो हालात को अक्ल की नजर से देखता है ना लांस? माफ करना टॉमी, ये वाइस सिटी है। यहाँ जमीर से पहले सौदे होते हैं और वफादारियां सबसे ऊंची बोली पर बिकती हैं। दुश्मन बनकर सामने आते तो अफसोस कम होता। तुमने कभी मुझे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। क्या सोचा था तुमने टॉमी, मैं जाली नोट लेकर दुम दबाकर निकल जाऊंगा? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे आखिरी लम्हों में, तुम्हारी आंखों में अपनी जीत की झलक देखना चाहता था। एक ही शाम में टॉमी की जिंदगी के 2 सबसे बड़े सच बेनकाब हुए। एक चेहरा बरसों पुरानी साजिश का था, दूसरा उसके अपने भाई की गद्दारी का। अगले ही पल हवेली जंग का मैदान बन गई। टॉमी अपनी सल्तनत पर आखिरी सांस तक डटा रहा और सोनी के सभी चेलों को मार गिराया। साथ ही टॉमी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। लांस की मौत के बाद टॉमी ने सोनी को ललकारा। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी के 15 बरस नहीं छीने सोनी, बल्कि मेरी आधी जिंदगी दफन कर दी। अब उस कर्ज की हर किश्त तुम्हारे खून से वसूल की जाएगी। 15 साल की कैद, 11 लाशें और दोस्ती के नाम पर मिला सबसे बड़ा फरेब। हर कर्ज उसी पल उतर गया। सोनी अपनी ही रची हुई चालों के मलबे पर गिर पड़ा। पूरी हवेली में मौत की सुनसान खामोशी छा गई। डियाज मिट चुका था, फोरेली खानदान का साया हट चुका और गद्दार दोस्त का भी इंतकाल हो चुका था।
15 साल पहले टॉमी को लिबर्टी शहर से एक गुलाम की तरह भेजा गया था। वाइस सिटी ने उसे बादशाह बना दिया, मगर इस सफर ने उससे हर वो रिश्ता छीन लिया जिसे उसने कभी अपना कहा था।